14 जनवरी 2025 को अमेरिकन पॉलिटिकल डिजिटल न्यूज़पेपर पॉलिटिको ने अपने यूट्यूब चैनल पर स्टीव बैनन का इंटरव्यू नशर किया। स्टीव बैनन डोनाल्ड ट्रंप की पहली एडमिनिस्ट्रेशन में 8 महीने के लिए उनके चीफ स्ट्रेटेजिस्ट और एडवाइजर थे, जिन्हें पिछले साल कंटेम्प्ट ऑफ कांग्रेस के चार्जेस पर 4 महीने जेल भी काटनी पड़ी। वो राइट विंग ब्राइटबार्ट न्यूज़ की वेबसाइट के को-फाउंडर भी थे, जिसे बाद में उन्होंने छोड़ दिया था। स्टीव बैनन ने जेल से रिहाई के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारहाना अंदाज में ये डिक्लेयर किया था कि डोनाल्ड ट्रंप की इक़्तिदार में वापसी दुनिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री का सबसे बड़ा कमबैक है। स्टीव बैनन का ये इंटरव्यू वीडियो लिंक के जरिए डाशा बर्न्स, जो कि पॉलिटिको की व्हाइट हाउस ब्यूरो चीफ हैं, ने किया था। 36 मिनट के इस इंटरव्यू में इलॉन मस्क के हवाले से स्टीव बैनन ने ये कहा, उसके पास जदीद सियासत के 2 हिकमत अमली वाले जौहरी हथियार हैं, जो हैं लामहदूद नकद रकम और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो ना सिर्फ हर जगह मौजूद है, बल्कि वो ये भी कंट्रोल करता है कि किसको इस प्लेटफॉर्म पे सुना जा सकता है और किसको नहीं। और यूरोप में ऐसी हुकूमतें नहीं हैं जो इसका मुकाबला कर सकें। इलॉन मस्क की डोनाल्ड ट्रंप की नई इंतज़ामिया की कोएलिशन में जो जगह है, उसको स्टीव बैनन इस तरह से देखते हैं। ये एक नया इत्तेहाद है जो 2016 से कहीं ज़्यादा वसी है। ये अमरीकी सियासत में 1932 की FDR की हुकूमत की किस्म की दोबारा सफ़बंदी का आगाज़ है, और वाज़ेह तौर पर आपके पास इस इत्तेहाद में ऐसे अरकान होंगे जो हर चीज़ पर मुत्तफ़िक नहीं होंगे। इलॉन कहीं नहीं जा रहा। जैसा कि मैंने कहा कि इसके पास 2 टैक्टिकल जौहरी हथियार हैं और वो इन दोनों जौहरी हथियारों का इस्तेमाल करेगा। डाशा बर्न्स ने इनसे पूछा, क्या आपको लगता है कि उनका बहुत ज़्यादा असर है? मेरा मतलब है कि वो मार-आ-लागो में बैठे हुए हैं। वो इंतखाबात के बाद से ट्रंप के कान में, यानी उनसे करीब हैं। स्टीव बैनन ने जवाब दिया, जैसा कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक उस्ताद पहले साल में बताता है, ताकत यानी पावर है और फिर असर यानी इन्फ्लुएंस है। इलॉन मस्क के पास असर है। मेरे लिए हैरान कुन बात यह है कि उसके पास ज़्यादा ताकत नहीं है, क्योंकि उसमें फैसले करने, इन फैसलों को मुतला करने और इन फैसलों को चलाने की सलाहियत और ताकत नहीं है। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक इलॉन मस्क दुनिया के अमीर तरीन आदमी हैं। इलॉन मस्क को $440 बिलियन मैन भी कहा जाता है। वो टेस्ला नामी इलेक्ट्रिक कार कंपनी के साथ साथ स्पेस एक्स, एक खलाई टेक्नोलॉजी कंपनी के मालिक भी हैं, जो कुछ अरसे से खला में रॉकेट भेज रही है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओरिजिनल तहकीकी तंजीम ओपन AI के शरीक बानी और शरीक चेयर्स में से भी एक हैं। ChatGPT इस तंजीम की मसनूआत में से एक है। हालांकि मस्क अब इस तंजीम से वाबस्ता नहीं है और उन्होंने शरीक चेयरमैन सैम ऑल्टमैन पर मुकदमा किया हुआ है, इस इल्ज़ाम पे कि ऑल्टमैन इंसानियत के फ़ायदे से ज़्यादा तिजारती कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। हाल ही में सैम ऑल्टमैन ट्रंप के साथ AI में $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अनाउंस करते नजर आए। ये चाइना के डीप सीक की अनाउंसमेंट से कुछ दिन पहले की बात है। ये सब प्रोडक्ट्स इलॉन मस्क को एक टेक जीनियस और डिसरप्टर बनाते हैं। इनकी ज़ाती ज़िंदगी में रूनुमा होने वाले ग्लैमरस स्कैंडल इनको कभी-कभी एंटरटेनमेंट न्यूज़ वेबसाइट्स की जीनत भी बनाते हैं। लेकिन उन्होंने मरकजी धारे के अमरीकी मीडिया की तवज्जो उस वक्त हासिल की जब उन्होंने फ्री स्पीच को दोबारा आज़ाद करने के बहाने ट्विटर खरीदा। इस हरकत ने इन्हें ट्रेडिशनल लिबरल मीडिया के लिए मुतनाज़ा बना दिया।
اور بائیڈن انتظامیہ کے لیے ناپسندیدہ بنا دیا۔ 2024 کے موسم گرما تک وہ کھلے عام ڈونلڈ جے ٹرمپ کے لیے پینسلوینیا میں انتخابی مہم چلا رہے تھے، جو کہ ٹرمپ اور ان کی حریف کیملا ہیرس دونوں کے لیے جیتنا ضروری تھا۔ ان کی اس کیمپین کے بارے میں پینسلوینیا سے منتخب ڈیموکریٹ سینیٹر جان فیٹرمن نے کہا کہ اس اقدام کا اثر انتخابی نتائج پر پڑے گا کیونکہ ایلان مسک ہمارے دور کا ٹونی اسٹارک ہے۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے ہالی ووڈ کی کوئی سپر ہیرو فلم نہیں دیکھی ہے، ٹونی اسٹارک مارول میٹاورس میں ایک خیالی کردار ہے جو ایک باصلاحیت تخلیق کار ارب پتی ہے جو دنیا کو بچانے کے لیے آئرن مین کا کردار بھی ادا کرتا ہے۔ وہ ٹونی اسٹارک بلا شبہ آئرن مین نے ایلان مسک کی طرح کبھی بھی چھلانگ نہیں لگائی، اور مارول میٹاورس کے حقیقی ستارے ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار کیملا ہیرس کی حمایت کے لیے ایک اشتہار میں بھی آئے، لیکن اس کیمپین ایڈ میں وہ بات نہیں تھی جو نوجوان مرد ووٹرز کو ایلان مسک میں نظر آئی۔ اس کے علاوہ ٹرمپ کی انتخابی مہم میں ایلان مسک کی $250 ملین کے فنڈ سے بھی کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ٹونی اسٹارک کا کردار رابرٹ ڈاؤنی جونیئر نے ادا کیا، جو کہ ہیرو کا کردار ہے۔ اب وہی رابرٹ ڈاؤنی جونیئر مارول میٹاورس میں ایک ویلن ڈاکٹر ڈوم کا کردار بھی ادا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ جمہوریت کے لیے اور دنیا کے لیے ایلان مسک ٹونی اسٹارک ہیں یا ڈاکٹر ڈوم۔ اور اقتدار سنبھالنے کے بعد ٹرمپ نے کہا کہ ایلان مسک کا اپنا دفتر ڈوج ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی کے سربراہ کے طور پر ہوگا، جس میں 20 لوگوں کا عملہ ان کے نیچے کام کرے گا۔ یہ ڈپارٹمنٹ وفاقی حکومت کے سائز اور اس کے اخراجات کو کم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ مسک نے وعدہ کیا ہے کہ وہ فیڈرل سپینڈنگ میں $2 ٹریلین کی کمی کریں گے۔ سیاق و سباق کے لیے امریکی ٹریجری کے مطابق مالی سال 2023-2024 میں امریکی وفاقی حکومت نے $6.75 ٹریلین خرچ کیے تھے، اور مسک نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان میں سے $2 ٹریلین کی کمی کریں گے۔ بچائی گئی رقم امریکی عوام کی ضروریات پر خرچ کی جا سکے گی۔ 28 فروری 2025 کو یوٹیوب کے چینل جو روگن ایکسپیرینس میں ایلان مسک نے ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی ڈوج کا سربراہ بننے کے بعد پاپولر پوڈ کاسٹر جو روگن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ ٹرمپ ڈیموکریسی کے لیے خطرہ ہے، حالانکہ انہوں نے الیکشن میں الیکٹرل کالج کا ووٹ جیتنے کے علاوہ پاپولر ووٹ میں بھی میجورٹی ووٹ حاصل کیا ہے۔ پھر کہا جا رہا تھا کہ میں جمہوریت کے لیے خطرہ ہوں۔ دراصل جمہوریت کو نہیں بلکہ بیوروکریسی کو خطرہ ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے منتخب عہدیداروں کے پاس بیوروکریسی کی بنسبت بہت کم طاقت ہے۔ ڈوج بیوروکریسی کے لیے خطرہ ہے۔ عام طور پر بیوروکریسی انقلابات کو کھا جاتی ہے۔ یہ پہلی بار ہے کہ انقلاب حقیقت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ پہلی بار ہے کہ ہم بیوروکریسی کو طاقتور بنانے کے بجائے عوام کی طاقت کو بحال کر رہے ہیں۔ ایلان مسک کا ایک اور پیشن مریخ پر مشن ہے، اور ٹرمپ نے مریخ پر ان کے مشن کی مالی اعانت کرنے کا اعلان بھی کیا ہوا ہے۔ اوتھ ٹیکنگ کے بعد اپنی پہلی تقریر میں انہوں نے کہا کہ مریخ پر مشن
is a new path to explore our manifest destiny. तो कोई वजह नहीं कि मस्क खुशी से ना उछलें। माजी के कारोबारी लोगों के बरक्स वो सियासी इनकलाब के मरकज़ का महवर होने पर यकीन रखते हैं। 2 अप्रैल 2025 को पॉलिटिको और डेली मेल की न्यूज़ वेबसाइट्स ने ये रिपोर्ट किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी काबीना को बताया है कि इलॉन मस्क अपने डोज वाले रोल को छोड़कर दोबारा बिजनेस की दुनिया में जा रहे हैं। इन न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक डोज में अपने काम की वजह से इलॉन मस्क और भी ज़्यादा मुतनाज़ा शख्सियत बन गए थे और उनके बिजनेस को भी नुकसान पहुंच रहा था। इलॉन मस्क ट्विटर, जिसको अब एक्स कहा जाता है, पर दिन में कई बार पोस्ट करते हैं। उन्होंने 2024 के दिसंबर के आखिरी हफ्ते में और जनवरी 2025 के अवाइल में कुछ ट्वीट्स करना शुरू की। 31 दिसंबर एक्स पे एक पोस्ट के रिस्पांस पे जिसने ग्रूमिंग गैंग्स का हवाला दिया था और ये क्लेम किया था कि पॉलिटिकल करेक्टनेस की वजह से हुकूमत वक्त ने इन जराइम को छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की। इसके जवाब में इलॉन मस्क ने एक्स पर पोस्ट किया, द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल इंक्लूडिंग दोज इन द जुडिशरी नीड टू बी फायर्ड इन शेम ओवर दिस। फिर इसी तरह की एक और पोस्ट जिसमें यह क्लेम किया गया कि जिन वालिदैन ने अपने बच्चों को इन ग्रूमिंग गैंग से बचाने की कोशिश की थी, उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। इलॉन मस्क ने इस पोस्ट के जवाब में एक्स पर लिखा, So many people at all levels of power in the UK need to be in prison for this. 1 जनवरी को उन्होंने इसी तरह की दूसरी पोस्ट पर टॉमी रॉबिन्सन के लिए, जो कि एक बरतानवी राइट विंग एक्टिविस्ट हैं, इजहार यकजहती का इजहार किया, हमदर्दी का इजहार किया, बरतानिया की रिफॉर्म पार्टी के लिए सपोर्ट का इजहार किया और एक पोस्ट जिसमें यह लिखा हुआ था कि लेबर पार्टी की जेस फिलिप्स, जो कि मिनिस्टर फॉर सेफ गार्डिंग हैं, उन्होंने ओल्डहम में चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन की पब्लिक इंक्वायरी करने से इनकार कर दिया है। इसके जवाब में इलॉन मस्क ने एक्स पर लिखा, शेमफुल कंडक्ट बाय जेस फिलिप्स, थ्रो हर आउट। और एक पोस्ट के जवाब में ये लिखा, लेबर्स जेस फिलिप्स, मिनिस्टर फॉर सेफ गार्डिंग, रिफ्यूज टू बैक अ पब्लिक इंक्वायरी इनटू चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन इन ओल्डहम। और एक और ट्वीट में लिखा, फ्री टॉमी रॉबिन्सन, Why is Tommy Robinson in a solitary confinement prison for telling the truth? He should be freed and those who covered up this travesty should take his place in that cell. उन्होंने टॉमी रॉबिन्सन की डॉक्यूमेंट्री ट्रूथ ऑन ट्रायल, जो कि बरतानिया में बैंड है, को अपने एक्स अकाउंट पर रीपोस्ट किया। टॉमी रॉबिन्सन एंटी माइग्रेंट हैं और उनको एंटी इस्लाम एक्टिविस्ट भी कहा जाता है। वो पिछली 1 दहाई से किसी न किसी चार्ज पर जेल के अंदर और बाहर रहे हैं। इस बार वो जेल में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वजह से हैं, क्योंकि उन्होंने एक सीरियन बच्चे के खिलाफ झूठ फैलाए थे, जिस सीरियन बच्चे ने उनके खिलाफ एक लाइबल केस जीता था और कोर्ट ने उन्हें उस सीरियन बच्चे के खिलाफ बात करने से मना किया हुआ था। और इलॉन मस्क ने उनकी इस जेल सेंटेंस को यूके के ग्रूमिंग गैंग्स के इशू से मिला दिया। 2 जनवरी को इलॉन मस्क ने एक और पोस्टर की पोस्ट पर रिस्पॉन्ड किया कि बरतानिया में एक नया इलेक्शन होना चाहिए और फिर कहा, इन द यूके serious crimes such as rape require the Crown Prosecution Service's approval for the police to charge suspects. Who was the head of the CPS when rape gangs were allowed to exploit young girls without facing justice? Keir Starmer, 2008 to 2013. लॉर्ड टैलबर्ट की ट्वीट थी जिसमें लिखा था कि मीट जेस फिलिप्स, शी इज द सेफ गार्डिंग मिनिस्टर
She has refused an inquiry into Muslim grooming gangs. Can someone tell her she is supposed to be safeguarding children, not the gangs? इसके जवाब में Elon Musk ने ट्वीट किया, Jess Phillips is a rape genocide apologist. Who is the boss of Jess Phillips right now? Keir Starmer. The real reason she's refusing to investigate the rape gangs is that it would obviously lead to the blaming of Keir Starmer, head of the CPS at the time. किसी और की पोस्ट जिसमें लेगेसी मीडिया पर तनकीद हुई थी, उन्होंने कहा, This is the same media that hid the fact that 250,000 little girls were, still are, being systematically raped by migrant gangs in Britain. They are beneath contempt, despicable human beings. 3 जनवरी को एक और पोस्ट के जवाब में, जिसमें एक नई पब्लिक इंक्वायरी की कॉस्ट पर बात की गई थी, इलॉन मस्क ने कहा, No UK government inquiry for the gang rape of innocent little girls, but £22 million spent on an obviously violent lunatic. Shame, shame, shame. 4 जनवरी इलॉन मस्क ने डेली टेलीग्राफ के एक आर्टिकल पर रिस्पॉन्ड किया जिसमें ये क्लेम किया गया था कि ग्रूमिंग स्कैंडल को कवर अप किया गया है। इस आर्टिकल के नीचे इलॉन मस्क ने लिखा, How the rape of Britain was covered up, और इसमें फिर ऐड किया, The sniveling cowards who allowed the mass rape of little girls in Britain are still in power, for now. 6 जनवरी को इलॉन मस्क ने ट्वीट किया, Starmer was deeply complicit in the mass rapes in exchange for votes. That's what the inquiry would show. Prison for Starmer. इसके साथ ही उन्होंने एक पोल भी जारी किया, America should liberate the people of Britain from their tyrannical government. Yes or no? इस पोल में एक बड़ी तादाद पर yes पर क्लिक किया गया। अब वो लोग थे या ट्रोल्स या बॉट्स, ये तो इलॉन मस्क ही बताएंगे। ब्रिटिश ग्रूमिंग गैंग्स से रिलेटेड इन ट्वीट्स के अलावा इलॉन मस्क ने इसी दौरानिए के बीच में कुछ और यूरोपियन ममालिक की पॉलिटिक्स के हवाले से भी इजहार ख्याल कर डाला, जिससे कुछ और यूरोपियन मुल्कों के सियासी हलकों में भी हलचल मच गई। इलॉन मस्क यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं हैं, वो पोजीशन जो कि मार्को रूबियो की है, और ना ही वो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं जो कि जेडी वैंस हैं। उन्हें कुछ यूरोपियन हुक्मरानों ने ट्रोल कहा है और कुछ को ये भी खदशा है कि वो एक फ्री एजेंट ऑफ केओस के तौर पर यूरोपियन हुकूमतों को गिराकर राइट विंगर्स को पावर में लाना चाहते हैं। और क्या ये सब उस बात की निशानदेही है जो कि स्टीव बैनन ने पॉलिटिको को अपने इंटरव्यू में दी कि इलॉन मस्क के पास 2 जौहरी हथियार हैं और वो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक गैर मुंतखब इंसान जिसके पास लामहदूद पैसा है और एक सोशल मीडिया एम्पायर है जिसके पास असर तो है लेकिन ताकत नहीं, वो किस हद तक मगरबी जमहूरी हुकूमतों को हिला या गिरा सकता है या अपनी ताकत को पैमा सकता है। क्योंकि इलॉन मस्क के बयानात के बाद यूरोप की तमाम हुकूमतें बशमूल कीर स्टार्मर की सोशलिस्ट गवर्नमेंट के प्रेशर में आ गईं।